जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट एग्जाम के पेपर 2 में सोशल साइंस के क्वेश्चन सीधे तौर पर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र के सभी चैप्टर का संपूर्ण एनसीईआरटी निचोड़ लेकर आए हैं। यहाँ पर आपके लिए 45 ऐसे क्वेश्चन चुने गए हैं जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के भी सम्मिलित किए गए हैं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है कि संविधान की आवश्यकता किस लिए है? सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए। सही कथन चुने। केवल ए सही होगा, केवल बी, ए और बी, ए बी और सी। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संविधान की आवश्यकता किस लिए होती है? सरकार का निर्माण करने के लिए भी संविधान की ही जरूरत पड़ती है, यानी कि कथन ए यहाँ पर कैसा होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए भी क्या होता है? संविधान की आवश्यकताएं होती हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर तीनों ही कथन कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल सही कथन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, संवैधानिक। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारत कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्षता देश है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्मों को समान मानता है, किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। संघवाद क्या है? देश में एक से अधिक संघ का होना, देश में एक से ज्यादा सत्ता का होना, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, देश में एक से ज्यादा संघ के लोगों का होना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि संघवाद का मतलब क्या होता है? संघवाद का मतलब होता है कि देश में एक से अधिक स्तरों की सरकार का होना। कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना ही क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सही कथन का चुनाव करें। कथन ए कहता है कि संविधान सभा का गठन नवंबर 1949 में किया गया था। कथन बी कहता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 में हुई थी। कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर कौन सा होगा? कथन ए का मतलब है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? नवंबर 1949 में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कब हुआ था गठन? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का गठन हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर ये भी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है कि भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कथन बी कहता है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कथन सी कहता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर तीनों ही कथन कैसे दिए गए हैं? बिल्कुल राइट कथन दिए गए हैं। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी कथन कैसा है? सही है। और जो भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक। अगर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर
6 भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1952। राइट आंसर की बात करें, जो भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। भारत का जो संविधान है कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अगर बात करें 15 अगस्त 1947 की, किसकी? 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था। क्या हुआ था? आजाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पर इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की, किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। संविधान कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है, मौलिक कर्तव्य या सदस्यता? तो राइट आंसर की अगर बात करें, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए क्या होता है? मूलभूत कुछ नियम होते हैं, उनके संग्रह को क्या कहा जाता है? मूलभूत नियमों के संग्रह को कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? संविधान। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी? राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सभी। जो भारत के जो संविधान के अनुसार जो अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं? विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9, सही विकल्प चुनिए। कथन ए कहता है कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। अभी हम यही तो पढ़कर आ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कथन कैसा है? बिल्कुल राइट कथन है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हो चुका था? तैयार हो चुका था। ठीक, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। ये भी बात कैसी है? बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे होंगे? बिल्कुल सही कथन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले कब हुई थी? 1885 में क्या हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की थी? यानी कि भारत में भी संविधान सभा होनी चाहिए, ये मांग किसने की थी? कांग्रेस ने की थी। कब की थी? 1934 में की थी। कब की थी? 1934 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 18 दिन, 1 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 28 दिन। राइट आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था संविधान को बनने में। संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 12, 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284, 289, 324 और 389। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, यानी कि पूर्ण रूप से बन चुका था, बनकर तैयार हो चुका था, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और जो अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा 284। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसका क्या जवाब दोगे? भारत का जो संविधान है, संविधान की जो अंतरात्मा है, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहते हैं। किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को भारत की अंतरात्मा कहा जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 14,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 21 में है या अनुच्छेद 66 में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें अस्पृश्यता की समाप्ति का, अस्पृश्यता की समाप्ति का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 है। कौन सा है? अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान है। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 15 सर क्या है, तो 15 आप बताएंगे भेदभाव से संबंधित है। मतलब कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव वर्जित है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है दोस्तों मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 में, किसमें? अनुच्छेद 21 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 21 में। राइट आंसर तो यहाँ पर आपका हो चुका है ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद जो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका है 17, जिसमें क्या किया गया है? अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य लोगों को ना दबाएं, राज्य लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर की अगर बात करें, यहाँ पर जो एक धार्मिक समुदाय के दूसरे समुदाय को ना दबाएं, बिल्कुल सही बात है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सही बात है। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य लोगों को ना दबाएं, ये भी कथन है धर्मनिरपेक्षता के संबंध में, बिल्कुल सही है। राज्य लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा, बिल्कुल सही कथन है। कहने का मतलब यहाँ पर सभी कथन कैसे होंगे? राइट हो जाएंगे। सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। फरवरी 2004 में फ्रांस में किस प्रकार का कानून बनाया गया था? कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का डालकर स्कूल नहीं आएगा, बिल्कुल ये भी कानून बनाया गया था। यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं। हमने आपकी एनसीईआरटी पुस्तक से इन पॉइंट को अच्छे ढंग से मतलब कि उनको ढूंढकर यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपके एग्जाम में इस बार पूछे जाएं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का डालकर स्कूल नहीं आएगा, कहाँ की बात करी गई थी? 2004 में फ्रांस में इस प्रकार का कानून लागू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। स्कूलों के बारे में, जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल में इस्लामी बुर्का डालकर नहीं आएंगे। यहूदी टोपी नहीं लगाएगा, ये भी कथन सही होगा। यहाँ पर धार्मिक प्रतीकों को कोई भी धारण नहीं करेगा, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो सभी यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17। अमेरिका की वफादारी शपथ, अमेरिका की वफादारी शपथ में क्या शब्द आते हैं? कौन से शब्द आते हैं? ईश्वर की छत्र छाया, भगवान की कृपा, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का आना ध्यान। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ईश्वर की छत्र छाया। वफादारी शपथ में कौन सा शब्द आता है? ईश्वर की छत्र छाया आता है अमेरिका की वफादारी शपथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। किस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आजादी नहीं है? सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान और चाइना में। तो साधारण सी बात है, राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की आजादी किस देश में नहीं है? सऊदी अरब में नहीं है। ठीक, सऊदी अरब में नहीं है मंदिर बनाने की आजादी। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। संसद का निर्माण किसके मेल से होता है? जो संसद का निर्माण होता है किसके मिलने से होता है? राष्ट्रपति के मिलने से, राज्यसभा, लोकसभा या इन सभी के मिलने से? राइट आंसर की अगर बात करें, जो संविधान का निर्माण होता है 3 अंगों से मिलकर होता है, राष्ट्रपति से मिलकर भी होता है, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाने से ही किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। 20 कहता है कि क्या कहता है? संसद का निर्माण किस सन में किया गया था? संसद का निर्माण कब किया गया था? 1930, 1935, 1938, 1940। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? संसद का जो निर्माण किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1930 में। कब? 1930 आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन, यानी कि सही कथन आपको चुनना है।
कथन ए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा यह मांग की गई कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, इसकी मांग 1885 में की गई। कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा? तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। भारतीय जो कांग्रेस है उसने क्या मांग की कि मांग उसने की विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। कब मांग की? 1885 में मांग की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22, सही कथन चुनिए। कथन ए कहता है कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं जबकि लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245 होते हैं, जबकि लोकसभा में 545 होते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23, 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था? 2004 के जो चुनाव हुए थे उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया गया था? वोटिंग मशीन का, ठप्पा मशीन का, ईवीएम मशीन का, मोहर लगाना। तो यहाँ पर नई चीज क्या आई थी? ईवीएम मशीन आ चुकी थी 2004 में। ठीक, कौन सी मशीन? ईवीएम मशीन, वोटिंग वाली मशीन आ चुकी थी 2000 के आम चुनाव में। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 24। 24 कहता है कि संसद के क्या कार्य हैं? संसद के कार्य कौन कौन से होते हैं? कानून बनाना, बजट पास करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण। सभी कौन कौन से कार्य होते हैं? जो आपका संसद होता है, संसद का मुख्य काम क्या होता है? कानून बनाना भी संसद का ही मुख्य कार्य होता है। बजट पास करना भी किसका कार्य होता है? संसद का ही कार्य होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना भी संसद का ही मुख्य काम होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी कैसे हैं? सही विकल्प हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार करिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राइट आंसर यहाँ पर होगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। अब आप कहोगे कि सर लोकसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा का सभापति कोई भी नहीं होता है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए अगर आपसे राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को बताना है। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 15। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा? जो कि जीवन का मौलिक अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत में है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? अनुच्छेद 21 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक नागरिक को जीवन का जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 2, 21। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का समाप्त, मतलब कि किसी भी प्रकार की छुआछूत का विरोध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति का वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 आप क्या बताएंगे? किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार है 19 में। और अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 15 में क्या है? किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ना ही जाति के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, ना ही नस्ल के आधार पर। तो ये भेदभाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 15 आपका भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता छुआछूत से संबंधित। यहाँ पर आपको कन्फर्म हो चुका होगा सभी चीजें। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन का मौलिक अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में। ए और बी दोनों, केवल ए, केवल बी या सभी? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? किस स्थान पर सबसे पहले क्या हुआ था? उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता, मद्रास, मुंबई तीनों ही जगह पर एक साथ हुई थी। तो राइट आंसर तीनों यहाँ पर हो जाएंगे, सभी राइट आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 28। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है, FIR को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, द्वितीयक सूचना रिपोर्ट, तृतीय सूचना रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग FIR का मतलब ही नहीं जानते हैं। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? गुवाहाटी में, दिसपुर में, शिलांग में, गंगटोक में। राइट आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा? जो पूर्वोत्तर में जो 7 राज्य स्थित हैं उनका उच्च न्यायालय किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? गुवाहाटी में है। कौन सा स्थान है? गुवाहाटी में स्थित है आपके 7 राज्य का उच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 गुवाहाटी। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 30। गवाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपराधी के लिए, वे गुनाह के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने मामले के संबंध में कुछ देखा, सुना या जाना हो, इनमें से कोई नहीं। जो गवाह शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है उस व्यक्ति के लिए जिसने मामले के संबंध में कुछ देखा हो, सुना हो या जाना हो, उसी को कहते हैं गवाह। क्या कहते हैं? गवाह उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 31। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में, द हेग, वियना या रोम में। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है द हेग में। कहाँ पर है? द हेग। अब आप कहोगे कि सर द हेग कहाँ पर है? द हेग आपका है नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड में द हेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्यालय जेनेवा में है, कहां पर है? जेनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्यालय। राइट आंसर तो यहां पर हो चुका है आपका द हेग। आ चुका है यहां पर क्वेश्चन नंबर 32। कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उच्च न्यायाधीश के इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? जो उच्चतम न्यायालय के कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उनको कैसे हटाया जा सकता है उनके पद से? तो उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है? फौजदारी कानून, दीवानी कानून, उच्च कानून या सामाजिक कानून। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दीवानी कानून यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है? दीवानी कानून से होता है। अब आप कहोगे कि फौजदारी कानून क्या होता है, दीवानी कानून क्या होता है? तो चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये आपके लिए यहाँ पर 2 मुख्य पॉइंट यहाँ पर हम लेकर आए हैं। जब जमीन जायदाद के झगड़े, रुपए पैसे के लेन देन या व्यापार के झगड़े होते हैं तो उसे दीवानी मुकदमे कहते हैं। कैसा मुकदमा कहते हैं? दीवानी कानून या मुकदमे कहलाते हैं। इसमें सजा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सजा नहीं होती है, बल्कि नुकसान का मुआवजा या संपत्ति लौटाई जाती है। इसे कहते हैं दीवानी कानून या दीवानी मुकदमे। अगर बात करें मारपीट, लड़ाई झगड़े के मामले में फौजदारी मुकदमे होते हैं जिसमें फांसी, आजीवन कारावास, कुछ सालों की सजा सुनाई जाती है। आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि फौजदारी और दीवानी क्या क्या होते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको कन्फर्म हो चुका है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34। सही कथन चुनिए। कथन ए कहता है कि सुलभ इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है। कथन बी, सुलभ इंटरनेशनल शौचालय के निर्माण पर बल देता है। कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों या कोई नहीं? राइट आंसर यहाँ पर तो दोनों ही सही हो जाएंगे।
जो सुलभ इंटरनेशनल कैसा संगठन है? गैर सरकारी संगठन है। बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर। सुलभ इंटरनेशनल का जो मुख्य उद्देश्य है, किसका उद्देश्य? शौचालय के निर्माण पर बल देना। सही कथन यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 की। कहता है कि वे सुविधाएं जो एक साथ जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को उपलब्ध होती हैं उसे क्या कहते हैं? जन सुविधाएं कहते हैं, जन नीति कहते हैं, जानकारी कहते हैं या जन मूल्य कहते हैं? क्वेश्चन का जो मतलब था, क्या मतलब था? वे सुविधाएं जो एक साथ जनता को बहुत बड़े वर्ग में उपलब्ध हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जन सुविधाएं कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जन सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि दलित शब्द का क्या अर्थ है? आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा, दबा कुचला, पिछड़ा व्यक्ति। केवल ए सही होगा, केवल बी, ए, बी और सी तीनों या इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? जो दलित का अर्थ आपकी पुस्तक में बताया गया है वो 3 इसके अर्थ बताए गए हैं। आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा भी अर्थ होता है दलित का ही, दबा कुचला भी अर्थ होता है दलित का, पिछड़ा व्यक्ति भी होता है दलित का अर्थ। तो कहने का मतलब है तीनों ही कथन यहाँ पर कैसे हैं? तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए। ए, बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? जो सरकार क्या देता है, जो लोगों को सुविधाएं देती है फ्री में, तो वो उनके पास पैसा कहाँ से आता है, उनको कैसे मिलता है? करों के द्वारा, पानी की कीमत वसूल करके। तो कहने का मतलब है दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। टैक्स के रूप में भी उनको पैसा मिलता है, पानी की कीमत वसूल करके, और विभिन्न प्रकार के वो टैक्स ही वसूलते हैं लोगों से ही। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? कथन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय हाशियाई समूह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा समूह बताया गया है यहाँ पर? हाशियाई समूह क्या कौन सा है? दलित, मुसलमान, आदिवासी, उपरोक्त में से सभी। किसकी बात यहाँ पर कर दी गई है? किसकी बात? हाशियाई समूह। हाशियाई समूह दलित लोगों को भी कहते हैं, मुसलमान और आदिवासी। कहने का मतलब है इन सभी लोगों को क्या कहा जाता है? हाशियाई समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, बंधन या जन्मजात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? हम इसको बता चुके हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। तो यहाँ पर कौन सा राइट कथन होगा? हमने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 21 है, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 21 में क्या किया गया है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 21 में। और बात करें अगर अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 15 तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार से धर्म, नस्ल, जाति या वंदन या जन्म जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है। अगर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत का समापन, अनुच्छेद कहता है 17। तो राइट आंसर तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा अनुच्छेद 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 40। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली योजना कौन सी है? किसको प्रोत्साहित करने वाली? समाज के जो न्याय है उसको प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं कौन कौन सी हैं? दलितों व आदिवासियों को मुफ्त पर्याप्त दरों पर छात्रावास, दलित वर्गों के लिए नौकरियां, दलितों के लिए नौकरियां, दलितों के लिए न्यूनतम अंक। कौन सा यहाँ पर सही कथन हो जाएगा जो कि सामाजिक न्याय को दर्शाती होगी? ए और बी दोनों, केवल ए, केवल बी या सभी? कौन सा यहाँ पर कथन सही हो जाएगा? दलितों एवं आदिवासियों को मुफ्त पर्याप्त दरों पर छात्रावास मिलना चाहिए। ये कैसी नीति को दर्शाती है? सामाजिक न्याय की नीति को दर्शाती है। यानी कि कथन ए भी यहाँ पर कैसा होगा? सही होगा। दलितों के लिए नौकरियां दी जानी चाहिए, ये भी कथन सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है योजना। दलितों के लिए न्यूनतम अंक तो पहले से ही निर्धारित हैं, यानी कि उनको छूट भी मिलती है, आरक्षण भी मिलता है दलित को। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पर तीनों ही कथन कैसे हो जाएंगे दोस्तों? तीनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक,
तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा सभी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41, आदिवासी का अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आदिवासी का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, मूल निवासी होता है, अस्थायी निवासी होता है, या सामान्य लोग होते हैं, या ये शहरी लोग होते हैं? कैसे लोग होते हैं? जो आदिवासी लोग होते हैं इनको क्या कहा जाता है, या इनका जो अर्थ होता है, इनका अर्थ होता है मूल निवासी। आदि का मतलब होता है पहले से, वासी का मतलब होता है रहने वाला, मतलब कि पहले से ही किसी विशेष स्थान पर रहने वाले को मूल निवासी को ही क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर कैसा होगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42, आज अकेले असम में कितने लाख आदिवासी हैं? 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 60 लाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे आपसे कि जो मतलब कि सबसे ज्यादा संख्या में जो आदिवासी हैं कहाँ पर हैं, आप बताएंगे असम में हैं। कितने हैं? तो वहां पर है 70 लाख। कितने हैं? 70 लाख आदिवासी अकेले असम में हैं। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।